बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जनरल अमजद शुएब और आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। आज हम मुल्क के सियासी मंजरनामे पे बात करेंगे और जो सूरत हाल आज डेवलप हुई है ख़ास तौर पे उस पर। आज आपने देखा कि ऑपोजिशन ने एक रहनुमा मीटिंग की। उस मीटिंग में गिले शिकवे भी हुए, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे इत्तफाक राय भी होता नज़र आया, जहां ये तय पाया कि गालिबन 22 से 21 तारीख को इस्लामाबाद में एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस या ऑल पार्टी मीटिंग की जाएगी। अभी ये चीज़ सामने नहीं आई कि इत्तफाक राय किसी एजेंडा पे भी हुआ या नहीं। मेरा ख्याल है नहीं। वाज़े तौर पे तो यही नज़र आता है कि सिर्फ इत्तफाक राय फ़िलहाल ऑल पार्टीज़ मीटिंग के बारे में हुआ है, लेकिन बाद में हो सकता है कि किसी एजेंडे पे भी बात हो और बिल-आखिर ये कोई इत्तेहाद बनता नज़र आए या कोई मुश्तरका लाहेअमल नज़र आए, जिससे नज़र आए कि ये या अंदाज़ा हो कि आगे सियासत किस रुख पे जा रही है। लेकिन जो कुछ अभी है इसका थोड़ा सा तज्जिया और कुछ अपनी असेसमेंट देना चाहता हूँ। तज्जिया ये है कि ये सूरत हाल पैदा क्यों हुई। आप देखिए कि एक तरफ तो ऑपोजिशन ने नैब ऑर्डिनेंस को अमेंड करने के लिए जो तरमीम दी वो रिजेक्ट हुई इस वजह से कि इंतहाई शर्मनाक थी। वो तमाम अपने करप्शन के केसेस को लपेटने के लिए, ख़त्म करने के लिए चंद एक तजावीज़ वो बनाई और कवानीन बना के उनकी आड़ में अपने आप को बचाना चाहिए था। ये मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं था। ऑपोजिशन को इतने शर्मनाक किस्म की अमेंडमेंट्स नहीं लाने चाहिए थी। तो एक बदएतमादी की फ़िज़ा पैदा हो गई और उन्हीं अमेंडमेंट्स के साथ ही आपने FATF के कवानीन कुछ पास करने थे। हमने पहले भी एक वीडियो में मैंने डिस्कस किया कि FATF का मामला बहुत सीरियस है। वो अक्टूबर में आपको रिव्यू आपका करेंगे और उस रिव्यू के दौरान अगर आपकी तरमीम, आपके जो एक्शंस करने थे, जो कानून बनाने थे, अगर वो तसल्ली बख्श नहीं हैं तो FATF आपको ब्लैक लिस्ट में ले जाएगा। ये ख़तरा मंडरा रहा है। लिहाजा वो चीज़ बड़ा सीरियसली हमें लेनी चाहिए कि कवानीन जो FATF की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनाने हैं वो ज़रूर बना लिए जाए। लेकिन हुआ क्या, आप देखिए कि नेशनल असम्बली में बावजूद हमारी अपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान जो इख्तलाफात थे उसके बावजूद ये कवानीन नेशनल असम्बली में पास हो गए। वहाँ से सेनेट में गए, लेकिन सेनेट में आके मामला रुक गया क्योंकि सेनेट में कुछ लोगों ने ऐसी तकारीर की जिससे इश्तियाल अंगेजी हुई, जिससे लगा ये कि ऑपोजिशन भी नाराज़ हुई है। एक उससे पहले एक अंडरस्टैंडिंग की फ़िज़ा मौजूद थी जो ख़त्म हो गई। अब यह कि ये PTI की गवर्नमेंट का शुरू दिन से मसला रहा है कि ऑपोजिशन में जो लोग हैं वो बासूरत इलेक्टेड मेंबर्स हैं हमारी नेशनल असम्बली के, और वो स्टेक होल्डर हैं, सिस्टम का हिस्सा है। आप समझते हैं कि वो करप्ट हैं, उनके केसेस चल रहे हैं तो चलते रहें। आप समझते हैं कि वो NRO मांग रहे हैं, आप ना दें। वैसे भी हुकूमत तो नहीं दे सकती NRO, लेकिन मेरे नॉलेज के मुताबिक मांगता भी कोई नहीं। लेकिन अगर मांगें तो आप ना दें। इसमें परेशानी या शोर शराबे की तो कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन हुकूमत का निज़ाम चलाने के लिए, इस पाकिस्तान के अवाम की मफादात में कवानीन बनाने के लिए, पाकिस्तान के अवाम की मुश्किलात को हल करने के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि दोनों आपस में तावन करें, ऑपोजिशन भी और गवर्नमेंट भी। और उसमें गवर्नमेंट के ऊपर यह लाजम था कि वो ऑपोजिशन के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप बना के रखती। उन मुकदमात और उन चीज़ों से हट के आप एक वर्किंग रिलेशनशिप बनाए जो प्योरली एक सरकारी टाइप, जो कि आप अपने रियासत के जो कारहाए हैं, उनका रियासत के जो काम हैं उनको चलाने के लिए आपने बनानी थी। लेकिन मैंने देखा है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपोजिशन को बिल्कुल मुंह नहीं लगाते, उनसे बात करना ही नहीं चाहते, मिलना नहीं चाहते। नेशनल असम्बली में बड़ा कम आते हैं, हालांकि उन्होंने कहा था मैं अक्सर भी हर हफ्ते जाया करूंगा और जाके वहाँ पे मैं सवालात के जवाब भी दूंगा। लेकिन ये सारी चीज़ें होती नज़र नहीं आ रही, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि एक तात्तुल भी है और एक दोनों साइड्स के दरमियान एक खलीज है जो हाइल हुई और वो बढ़ती जा रही है, यानी एक फासला बढ़ता जा रहा है जो दुरुस्त नहीं है। मुल्क के मफाद के लिए वो दुरुस्त नहीं है। अगर आपने
आपने इकोनॉमी पे कोई बड़े सख्त फैसले करने हैं तो ये कौमी मसला है, हुकूमत का सिर्फ नहीं है, पीटीआई का मसला नहीं है, ये पूरे कौम का, पूरे मुल्क का, पूरे तमाम पॉलिटिकल सेटअप का मसला है। और फिर इकोनॉमी के बारे में आज को फैसले अगर हों तो वो शायद अगली हुकूमत को भी चलाने पड़े, उससे अगली को भी चलाने पड़े, 3, 4, 5 साल में जाके आप अपने आप को संभाला दें। लिहाजा आपको चाहिए कि अपोजिशन को ऑन बोर्ड लें ताकि सख्त फैसले किए जा सकें, वरना आप एक फैसला करें, आप टैक्स थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगाएंगे तो अपोजिशन सड़कों पे होगी, आपको परेशान भी करेगी और हो सकता है कि वो जो करे उसकी बुनियाद पे आपको अपने इक़दाम वापस लेने पड़ जाएं। इसी तरह कश्मीर का मसला है, ये कौमी मसला है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, इस पे भी एक नेशनल कंसेंसस होना चाहिए था, अपोजिशन को ऑन बोर्ड रखना चाहिए। फिर ये एफएटीएफ का मसला है, इस पे भी ये भी कौमी मसला है, ये किसी एक पार्टी का मसला नहीं है। तो ये वो चीज़ें हैं जिन पे हुकूमत को सोचना चाहिए कि ऑपोजिशन को इस सिस्टम का हिस्सा समझें और उनको साथ लेके चलें। सो ये तो एक मैं समझता हूं कि थोड़ी कोताही है यहाँ पे। अगर ये मामला हल करने के लिए एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाती तो सेनेट में भी ये बिल पास हो जाता। लेकिन बहरसूरत मैं ये कहूँगा कि ये एक हमारी कौमी रिक्वायरमेंट है। अगर हुकूमत ने इस मामले में वो रवादारी का मुजाहरा नहीं किया तो ऑपोजिशन को कम अज़ कम ये जहन में रखना चाहिए कि इस वतन की, इस मुल्क की ज़रूरत है, इसमें कोताही नहीं होनी चाहिए, इसमें कवानीन को पास करने के ऊपर लैतुलाल नहीं करना चाहिए। अगर कवानीन नहीं होते और अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में चले जाता है तो ये चीज़ जहन में रखिए कि इसका सारा मलबा अवाम की नज़र में भी और हुकूमत की नज़र में ये ऑपोजिशन के ऊपर आएगा। सो ये ज़रूरी है कि ऑपोजिशन इस वक्त सूझबूझ का मुजाहरा करे। अब आगे बात कि ये जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होनी है, चुनाचे हम तजिया अब ये करेंगे कि क्या इसके नताइज क्या हो सकते हैं और सूरत हाल किधर जा सकती है। पहली बात तो ये है कि इकट्ठे होना इस बात की ज़मानत नहीं है कि सब एक ही नुक्ता नज़र पे सारे सबका इत्तफाक होगा और कोई ऐसी बड़ी कैंपेन चल सकेगी। जिस दिन से पीटीआई की हुकूमत आई है, अगर आप देखें तो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर एक डिवाइड नज़र आई है। मौलाना फजल रहमान चूंकि बाहर रह गए, पार्लियामेंट से, असेंबली में नहीं जा सके, तो वो तो शुरू दिन से इस सिस्टम को तबाह करने पे तुले हुए थे। उनका एक ही नारा था कि तहस नहस। आपको याद होगा कि पहले दिन उन्होंने कहा कि कोई भी जाके पार्लियामेंट में हलफ ना उठाए। अब हलफ ना उठाने का मतलब यह कि पार्लियामेंट फाल हो ही ना, वो चले ही ना। सो वो तो शुरू दिन से इस काम में। लेकिन दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो ये नहीं चाहती थी, उनकी अपनी स्टेक्स हैं, उनके पास पार्लियामेंट में मुनासिब सीटें हैं, वो अपना रोल अदा करना चाहती थी। अब चीज़ ये है कि क्या आइंदा जो सियासत होगी यहाँ पे उसमें एजिटेशंस होंगी, क्योंकि इकट्ठे होने का मतलब कि जी हम इस हुकूमत को गिराने के लिए हर बार इस्तेमाल करेंगे, जो आईनी भी हो, ये भी हो, वो भी हो। अच्छा, अब वो कैसे होगा? पहले तो पब्लिक ओपिनियन बिल्डअप करना है। सो आप देखेंगे कि जलसे जुलूस, बड़े बड़े जलसे भी हो सकते हैं, सड़कों पे मार्च भी हो सकती है, हो सकता है थोड़ा बहुत शोर शराबा, नाराबाजी, एक हलचल नजर आए, ये सब हो सकता है। लेकिन क्या पॉलिटिकल पार्टीज के सबके मकासद एक ही हैं? मिसाल के तौर पे अगर हम ये समझें कि हुकूमत को मजबूर किया जा सकता है कि वो नए इलेक्शन की तरफ चले जाए और ताकि ये हुकूमत बदले और अगली हुकूमत आ जाए, तो उस सूरत में क्या सारी पार्टियां इलेक्शन चाहती हैं फौरी तौर पे? आप पीपल्स पार्टी का देख लीजिए। पीपल्स पार्टी आज सिंध में हुकूमत कर रही है और उनको एक उनका बड़ा मजबूत गढ़ वहाँ पे बना हुआ है, जिसकी वजह से उनको बड़ी सहूलत है। वो वहाँ के सारे ज़राए, सारे वसाइल, हर चीज़ के ऊपर वो इस वक्त विराजमान है। अब ये आगे देखने की बात है कि जो सिंध का हशर हुआ है, जो सिंध में गवर्नेंस के हालात हैं, जो अंदरून सिंध में तबाही है, क्या उसकी बुनियाद पे पीपल्स पार्टी पूरे यकीन के साथ ये कह सकती है कि अगर इलेक्शन हुए तो वो सिंध में भी जीत जाएंगे? फेडरल गवर्नमेंट का तो छोड़ दें, फेडरेशन में तो छोड़ दें, मरकजी हुकूमत के लिए तो शायद वो करीब भी ना आ सकें, लेकिन अगर सिंध की गवर्नमेंट भी हाथ से निकल गई तो पीपल्स पार्टी कहाँ ठहरेगी? दूसरी तरफ पीएमएलएन का देख लें। पीएमएलएन में शहबाज शरीफ साहब बहुत समझदार आदमी हैं, बड़े सेंसेबल आदमी हैं, लेकिन उनके मिजाज में गालिबन नहीं, या उनके स्टाइल ये है कि वो एक कन्फ्रंटेशनल किस्म की एजिटेशनल जो पॉलिटिक्स हैं वो नहीं कर सकते, वो कर नहीं रहे। इस काम के लिए मियाँ साहब का आना ज़रूरी है कि मियाँ साहब आएँ
ठीक है, वो पार्टी में जो भी रोल अदा करें, लेकिन वो ये है कि जल्द से जुलूस अटेंड करने, उनमें तकरीरें करनी, वो झूठ सच ये लोगों को कुछ ना कुछ उभारते थे और वो बाहर हैं। अब मियाँ साहब को लाना एक बहुत बड़ा मसला है। वो आए तो यहाँ पे पहले तो उनको जेल जाना होगा, फिर ये कि यहाँ पे मुकदमात हैं उनको भुगतना करना, बाहर वो बड़े ठीक ठाक बैठे हुए हैं। तो मियाँ साहब की एब्सेंस में मरियम कितना रोल अदा कर सकी, अपने मोहतरम चचा को ओवरशैडो करेगी, ये एक विद इन दी फैमिली भी मसला आएगा। बहरहाल ये उनकी मर्जी के कैसे रिजॉल्व करते हैं, लेकिन इन दोनों बड़ी पार्टीज के हालात वो नहीं हैं कि वो एक बहुत बड़े पैमाने पे कैंपेन चला के तो वो मकासद हासिल कर सकें जिनका वो अमूमन इधर उधर जिक्र करते हैं। इसी तरह मौलाना का है, मौलाना एक धरना दे के बहुत बड़ी तैयारी के साथ बहुत कुछ करके तो यहाँ से नाकाम जा चुके हैं। उसके अलावा जितनी मिल के एफर्ट की गई, कहीं सेनेट का चेयरमैन बदलने की कोशिश की गई और भी कहीं, वो तमाम मौक़ों पे आके आपने देखा कि आखिर में आके मौलाना किसी और रुख पे थे और बाकी लोग किसी और पे। इसमें जो मैं समझता हूँ वो ये है कि ये कहने को सब इकट्ठे होते हैं, मिल जाते हैं, बहुत सारी तकरीरें होंगी, इलामिये जारी किए जाएंगे, लेकिन आखिर में आके जो चीज़ काम आती है इन लोगों के, वो हर पॉलिटिकल पार्टी के अपने अपने अंदरूनी मकासद हैं। वो लीडरशिप के हों या पार्टी के, वो मकासद हैं जिनकी रोशनी में वो बाद में अमल करते हैं। बेशक लिख के मुआहदे किए हों, जो भी कहा जा रहा है कि लिख के करेंगे, वो मुआहदे लिखे रह जाएंगे। मैं उसमें एक मिसाल देता हूँ आपको कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया गया लंदन में, और मियाँ साहब जो कि उस वक़्त मुशर्रफ का चेहरा भी देखना नहीं चाहते थे, उन्होंने उसको सेलिब्रेट किया और उसमें ये शिकें थी कि मिलिट्री गवर्नमेंट से कोई बातचीत नहीं की जाएगी, कोई राब्ता नहीं करेगा, और हमारा सिर्फ एक ही मकसद होगा कि हमने हकीकी जमहूरियत लानी है और इस गवर्नमेंट को निकालना है, ये करना है, वो करना है। मौलाना आखिर में आके असम्बलियों से इस्तीफे देने का वक्त आया तो मौलाना फिर गए, मौलाना ने असम्बलियों से इस्तीफा नहीं दिया। और दूसरी तरफ मोहतरमा बेनज़ीर जो मेन सिग्नेटरी थी उस डॉक्यूमेंट की, उन्होंने आके परवेज़ मुशर्रफ से खुफिया मुज़ाकरा शुरू कर दिया एनआरओ के लिए। दोनों हजरात को ना मुशर्रफ साहब को ख्याल आया और ना मोहतरमा बेनज़ीर को ख्याल आया कि ये हम कर क्या रहे हैं। मोहतरमा के लिए तो एक तरफ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को आप वायलेट कर रहे हैं और दूसरी तरफ एनआरओ जैसा एक घटिया कानून जो कतन किसी मुल्क के मफाद में नहीं हो सकता, जैसे कि पाकिस्तान के लोगों ने पैसा लूटा हुआ खाया, आप उसके केस माफ कर दें। अगर जनरल मुशर्रफ का जाती पैसा होता और वो माफ कर देते तो बड़ी अच्छी बात थी, लेकिन ये तो कौम का पैसा है, किसके पास इख्तियार है इसको माफ करने का? तो आपने केसेस खत्म कर दिए। लेकिन ये काम सारा दोनों लोगों ने अपने अपने मकसद के लिए किया। जनरल मुशर्रफ कि मेरी हुकूमत बची रहे, और बेनज़ीर कि मुझे किसी तरह हुकूमत मिल जाए, मैं वापस आ जाऊं। उन्होंने परवाह नहीं की कि मैंने क्या ज़बान दी थी नवाज शरीफ को, मैंने किस डॉक्यूमेंट पे दस्तखत किए थे। सो ये सबक हैं हमारी सियासत की तारीख के कि ये फैसले, इस तरह की लिखी हुई तहरीरें, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, ये ड्रामे हैं, इनमें नहीं होते। बिल आखिर फैसले उसी वक्त मौके की मुनासबत से अपने मफादात की रोशनी में होते हैं, लिखी हुई तहरीरें वहीं पीछे रह जाती हैं। इस तजर्बे के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़।